नमस्ते छात्रों। पिछले कक्षा में हमने लक्ष्मी यह पाठ पढ़ा है, तो आज हम उसका जो अगला पाठ है जिसका शीर्षक है वह है हमदर्द और जिसके रचनाकार है डॉक्टर घनश्याम अग्रवाल जी। तो चलिए सबसे पहले हम डॉक्टर घनश्याम अग्रवाल जी का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय देखेंगे। डॉक्टर घनश्याम अग्रवाल जी का जन्म महाराष्ट्र के अकोला जिले में 1942 में हुआ। डॉक्टर घनश्याम अग्रवाल जी एक प्रसिद्ध ऐसे हास्य व्यंग्य रचनाकार रह चुके हैं और उन्होंने अपने प्रतिभा के बल पर कुछ साहित्य कृतियों का निर्माण किया है, जिसका उल्लेख मैं यहाँ पर करना चाहूँगा। उनके द्वारा लिखित हंसी घर के आईने यह एक हास्य व्यंग्य है और दो हास्य व्यंग्य कविता संग्रह है जिसका उल्लेख मैं यहाँ पर करना चाहूँगा, जिसका शीर्षक है आज़ादी की दुम और आई एम सॉरी। यह उनके दो हास्य व्यंग्य कविता संग्रह है। और एक लघु कथा संग्रह है जिसका शीर्षक है अपने अपने सपने, जो उनके द्वारा लिखित लघु कथा संग्रह है। और यह जो पाठ है हमारा वह हंसी घर के आईने में से लिया गया है, वह हास्य व्यंग्य जो पाठ है वह। तो हास्य व्यंग्य विधा यह सिर्फ मनोरंजन के लिए मात्र न रहकर, आनंद प्रदान करने के लिए मात्र न रहकर, यह विधा एक मानवीय जीवन के प्रति संवेदनाओं को जोड़ने वाली एवं समाज में जन जागृति करने वाली यह मूल विधा भी रह चुकी है। और इसी लेखन को देखते हुए डॉक्टर घनश्याम अग्रवाल जी के लेखन को देखते हुए उन्हें 1996 में राष्ट्रपति द्वारा काका हाथरसी व्यंग्य पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। तो चलिए हम यह पाठ। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को अधिक गुस्सा आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कर सकता, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नजरों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। मैंने खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। मतलब जब लेखक पूंजीवाद और समाजवाद पर भाषण सुनकर जा रहे थे, साइकिल पर लौट रहे थे, तो अचानक से सामने से एक कार आ रही थी और इनकी साइकिल उधर से रास्ते से जा रही थी। तो लेखक का मानना है कि यह भाषण सुनने के बाद शायद मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या उस कार को वह भाषण सुनने के बाद अधिक गुस्सा आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कर सकता। लेकिन दोनों में जब भिड़ंत हुई, दोनों में जब टकराव हुआ, तो फलस्वरूप उनकी लेखक की वह टांग टूट गई। फिर टांग टूटने के बाद वहाँ के जो आजू बाजू के जो लोग थे उन्हें उठाकर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं और उन्हें इसके माध्यम से लेखक कहते हैं कि आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग उनके और दौड़ पड़े, मतलब उनकी सहायता करने के लिए दौड़ पड़े। यहाँ पर साइकिल यह एक गरीबी का प्रतीक है और समाजवाद का प्रतीक है, और कार यह पूंजीवाद का प्रतीक है। मतलब यहाँ पर उन्होंने समाज की व्यवस्था या गरीबी और अमीरी में जो अंतर है इसका उल्लेख करते हुए यहाँ पर उन्होंने व्यंग किया है। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आँख खुलते ही उनके चेहरे पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं, एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है। मतलब वहां पर जो लोग थे उन लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया और आजू बाजू में जो कुछ जो लोग थे, जो परिचित थे कुछ अपरिचित थे, जब लेखक को होश आया तो वो पूछने लगे कि मैं कहाँ पर हूँ। तो उसमें से एक व्यक्ति ने कहा कि आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। मतलब वह व्यक्ति यही कहने के लिए जब से वहां पर खड़ा हुआ था। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी तो दूसरी रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना, यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। मतलब टांग का टूटना मतलब सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। एक लेखक के मतानुसार उन्होंने इसकी व्याख्या की है। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। मतलब इस व्यंग्य के माध्यम से, इस हास्य व्यंग्य निबंध के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे अस्पताल है, निजी अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, लेकिन हमारे देश की जो जनता है वह अधिकतर गरीब जनता होने के कारण बहुत से इस देश के 50 से भी ज्यादा फीसदी लोग सार्वजनिक अस्पताल में ही अपना इलाज करवा देते हैं। लेकिन लेखक क्यों कांप उठे? क्योंकि सार्वजनिक अस्पतालों में ना तो सुविधाएं हैं,
ना तो बड़ी बड़ी मशीनरियाँ हैं, या फिर वो जो सुविधा है, जो तंत्र विज्ञान की जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो इलाज करने के लिए, उनकी उपलब्धता नहीं है। तो इसलिए लेखक डर गए कि वे कांप उठे। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, मतलब उनके मतानुसार अस्पताल मतलब एक खतरनाक शब्द होता है। फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। मतलब हमारे देश के सार्वजनिक अस्पतालों की जो स्थिति है, इतनी बुरी स्थिति है कि वहां पर ना तो सुविधाओं की उपलब्धता है, ना दवाइयों की उपलब्धता है। दवाइयाँ मिल भी जाती है तो लोगों को वहां पर इलाज करने के बाद बाहर से मंगवानी पड़ती है, बाहर से खरीदनी पड़ती है। डॉक्टर समय समय पर मौजूद नहीं रहते। डॉक्टर लोग या वहाँ के जो कर्मचारी लोग होते हैं वह उनकी तरफ, पेशेंट की तरफ, मरीज की तरफ ध्यान नहीं देते। तो सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन होना, मतलब मृत्यु के जंजाल में फंसे रहना। इस प्रकार से लेखक कहना चाहते हैं। अब मुझे यूं लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना है। लेखक कह रहे हैं कि जब लेखक की जब दुर्घटना हुई थी, जो एक्सीडेंट हो गया था, वह तो एक सिर्फ घटना थी, लेकिन सार्वजनिक अस्पताल में इन लोगों ने मुझे जहां पर भर्ती करवा दिया, ये एक सबसे बड़ी दुर्घटना है। मतलब हमारे देश के सार्वजनिक अस्पतालों की स्थिति इतनी बुरी तरह है, यह लेखक कहना चाहते हैं। टांग से ज्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है, जिसकी मरीज को खास जरूरत होती है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है कि हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। मतलब जब लेखक अस्पताल में भर्ती हुए तब उस समय उनको उनके टांग टूटने से ज्यादा उन लोगों की फिक्र हुई जो उनके लिए मिलने के लिए या हमदर्दी जताने के लिए आते थे। मतलब उनके परिचित, उनके रिश्तेदार, उनके मित्र, जो लोग होते हैं वह क्या करते हैं कि हमारे यहाँ पर एक परंपरा है कि कोई भी व्यक्ति अगर बीमार होता है तो हम उसे देखने जाते हैं। शायद लेखक भी कभी उनको कोई उनके मित्र, परिचित, अपरिचित जो लोग थे उनको मिलने के लिए गए होंगे। तो इस प्रकार उनको भी चिंता हुई कि अभी वे सभी लोग मुझे परेशान करने के लिए, मेरा बदला लेने के लिए वापस आएंगे। तो टांग टूटने से भी ज्यादा उनको उनकी फिक्र हो रही थी, चिंता हो रही थी। तो इस प्रकार इसी ख्याल में उनको ऐसा लग रहा था, ऐसे प्रतीत हो रहा था कि इसी का विचार में वे परेशान थे। जो लोग हमदर्दी जताने के लिए आएंगे कितना परेशान करेंगे, ये सोच कर उनको ऐसा लग रहा था मानो उनकी दूसरी टांग भी टूट गई है। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं भी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे, कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। उनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। मतलब लेखक कहना चाहते हैं कि जब लेखक दूसरों को देखने के लिए, जब दूसरे लोगों को जब एक्सीडेंट हुआ था या कोई बीमार हुए थे, उनको देखने के लिए चले गए थे, तो फिर वही लोग अब उनका बदला लेने के लिए, एहसान चुकाने के लिए परोपकार की भावना को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। और यह एक हास्य व्यंग होने के माध्यम से इसे मनोरंजनात्मक ढंग से उन्होंने बहुत रोचक ढंग से लिखने का प्रयास किया है। तो वे भी लोग आएंगे और मेरा एहसान चुकाने के लिए वे फिर से लौट आएंगे और एक तरह से हमदर्दी भी जताएंगे और यह भी बोलेंगे कि सबका वक्त आता है। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले उसे जगा देते हैं। खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए आते हैं, उन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आंख नहीं खोलूंगा, चुपचाप पड़ा रहूंगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैं उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। तब उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंख नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले,
कहिए अब दर्द कैसा है। मतलब जो लोग देखने के लिए आते हैं, कुछ लोग मन से अपने दिल से हमदर्दी जताने के लिए आते हैं। वाकई उनको उनके साथ जो आत्मीयता जुड़ी होती है वे अपने दिल से आते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ देखने के लिए ही आते हैं, दिखावा करने के लिए आते हैं, औपचारिकता निभाने के लिए आते हैं, और उन्हें उस मरीज से कोई हमदर्दी नहीं होती। हमदर्द का मतलब होता है सहानुभूति। उनको उससे कोई सहानुभूति नहीं थी, वह सिर्फ मुंह दिखाने के लिए ही आते हैं। और एक दिन लेखक ने ऐसे ही सोचा कि कोई भी आए, आज मैं आंखें नहीं खोलूंगा, चुपचाप पड़ा रहूंगा और कुछ भी बात नहीं करूंगा। लेकिन लेखक का मानना था कि अगर मैं सोया हुआ जानकर वह वापस चले जाएंगे, मुझे पीड़ा का एहसास नहीं होगा, मुझे तकलीफ नहीं महसूस होगी। यह जानकर लेखक चुपचाप सोए हुए थे। और एक दिन अचानक से उनके ऑफिस के बड़े बाबू आए और उनको सोया जानकर वे वापस जाने के बजाय उनको जोर जोर से हिलाने लगे। लेखक तब भी नहीं जाग रहे थे, तो उन्होंने जोर से उनकी टूटी हुई टांग के हिस्से को जोर से दबाया। और जब लेखक को दर्द हुआ तो लेखक जोर से चीखने लगे। तो फिर जब लेखक जाग गए तो बड़े बाबू बोल रहे थे कि हंसते हुए मुस्कुराते हुए बोल रहे थे, मतलब वह सहानुभूति दर्शाने के लिए तो आए थे, हमदर्दी जताने के लिए, लेकिन उन्हें दर्द देकर वे हंसने लगे और उनको पूछ रहे कि अब दर्द कैसा है। दर्द देकर दर्द कैसा है यह पूछने लगे। तो आगे चलिए। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं, मतलब कुछ लोग अपने अपने समय के हिसाब से आते हैं। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। मतलब मोहल्ले में एक कोई सोनाबाई नाम की एक व्यक्ति थी, औरत थी, जिनके 4 बच्चे थे। वह औरत अपने 4 बच्चों को लेकर उन्हें देखने के लिए अस्पताल आ पहुंची। फिर जब उन्हें देखा, लेखक को देखा, तो वे अपने बच्चों को बोल रही थी कि मानो लेखक का मानना है कि वे ऐसे दिखा रही है जैसे किसी प्राणी संग्रहालय में, चिड़ियाघर में किसी बंदर को दिखाया जाता है। ये देखो अंकल। इस प्रकार से बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर, मेज मतलब टेबल। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। कथकली एक केरल का लोकप्रिय डांस है। जो लड़की वह दवा की शीशी लेकर वह डांस करने लगी। रप रप की आवाज ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेत की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। मतलब जो सोनाबाई के जो लड़के थे, जो लड़के आए थे, उसमें से एक लड़की ने दवाई की शीशी लेकर डांस कर रही थी, तो एक लड़का जो पैर को बांधी हुई जो रेत की थैली थी उसे बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। मैंने इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। मतलब जो लड़की ने वह दवा की शीशी ली थी, वह लेखक मना करने से पहले ही उस लड़की ने वह दवा की शीशी तोड़ दी, नीचे गिरा दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। मतलब एक तो लेखक का आर्थिक नुकसान कर दिया, फिर और बोल रही है कि दवा गिरना शुभ होता है। दवाई गई समझो, बीमारी गई। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई, यह कहकर कि फिर आऊंगी। मैं भीतर तक कांप गया। कांप गया का अर्थ होता है भयभीत होना। कि सोनाबाई आई, उसके 4 बच्चे आए, उन्होंने उनको लेखक को तकलीफ दी, उनकी दवाई गिरा दी, दवाई की शीशी टूट गई। और दूसरी ओर जो लड़का था वह उनके पैर पर जो थैली बांधी हुई थी रेत की, उससे प्रैक्टिस कर रहा था बॉक्सिंग की। मतलब उन्हें तकलीफ दे रहे थे और आर्थिक नुकसान भी उनका किया गया जो दवाई की शीशी। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ रोने लगा। औंधा मतलब उल्टा पड़कर रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया? कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा, मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है? तुझे क्या हुआ? वह थोड़ी देर मेरी छाती पे मुंह गड़ाए रोता रहा, फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला कि माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था।
आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। हे, अच्छा भाई माफ करना, कहकर वह चला गया। अब वही रोने की आवाज मुझे पड़ोस के कमरे में सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। मतलब अचानक से एक एक टैक्सी उनके कमरे के सामने आकर रुक गई अस्पताल के, और उसमें से एक व्यक्ति उतरकर सीधा लेखक के कमरे में आ जाता है और उनके छाती पर उल्टा गिर के वह जोर जोर से पटक पटक कर रोने लगता है और कार वाले के नाम से उसे गालियां देता है कि कार वाले का सत्यानाश हो, ऐसा हो ऐसा हो। लेकिन लेखक को लगता है कि चोट तो मुझे पहुंची है, दुर्घटना तो मेरे साथ हुई, लेकिन यह व्यक्ति इतना क्यों रो रहा है, ऐसा लेखक का मानना है, ऐसा लेखक को लग रहा है। लेकिन उस व्यक्ति का थोड़ा रोना कम हुआ। फिर उसने छाती से गर्दन हटाते हुए लेखक की ओर देखा और फिर उनसे आंख मिलाई, तो उसे लगा कि मैं गलत कमरे में आ गया हूं। मतलब लोगों की मानसिकता भी इतनी खराब होती है कि वे बिना सोचे समझे, बिना विचार किए वह किसी के भी कमरे में घुस जाते हैं। क्योंकि खबरदारी बरतनी चाहिए। सबसे पहले जब कहीं भी हम मिलने के लिए जाते हैं तो हम कहाँ जा रहे हैं, किसे मिलने जा रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी निकाल कर ही हमें किसी के कमरे में या कहीं पर भी प्रवेश करना चाहिए। इस प्रकार वह व्यक्ति, माफ करना भाई मैं गलत कमरे में आ गया हूं, ऐसा करके वह दूसरे कमरे में, बगल वाले कमरे में जाता है। वही आवाज रोने की फिर लेखक को बाद में सुनाई देती है। वह हंसते हुए माफी मांग कर वह चला जाता है। लेकिन उस व्यक्ति से ज्यादा लेखक को उनकी पत्नी का गुस्सा आता है, क्योंकि वह व्यक्ति कोई नजदीकी रिश्तेदार हो या कोई उनका मित्र हो, ऐसा समझकर जिस टैक्सी में वह व्यक्ति आता है उस टैक्सी वाले का जो किराया होता है उनकी लेखक की पत्नी उन्हें उस टैक्सी वाले को दे देती है। मतलब लेखक का इतना नुकसान, एक तो ऊपर से तकलीफ और दूसरा आर्थिक नुकसान। इस प्रकार लेखक बहुत गुस्सा हो जाते हैं। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि है, श्री लपकानंद। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविता पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए हुए पहुंचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई, और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। यह कहकर झोले में से डायरी निकाली और सुनाने लगे। असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। मतलब वह जो व्यक्ति, अनजान व्यक्ति था, वह आकर चला गया। फिर जो दूसरे जो लोग होते हैं जिनको आप कभी देखे होंगे, वह लोग आपसे मिलने जरूर आएंगे। इसी प्रकार उनके एक मित्र थे, जो कवि मित्र थे, जिनका नाम लपकानंद था। उनकी बेतुकी कविताओं से पूरा शहर परेशान था, और स्वयं लेखक भी उनकी कविताओं को सुनने के बजाय वे भाग जाते थे, दूर भागते रहते थे। मतलब उनकी कविताएं जो रहती थी, जो बेतुकी कविताएं मतलब अरुचिकर रहती थी, जो जिनकी संवेदनाएं उतनी रुचिकर नहीं रहती थी। अचानक से वे उन्हें मिलने आए और उनसे बात करने लगे कि मैं तो पिछले कुछ दिनों से कवि सम्मेलनों में व्यस्त हूँ, और रात भर यही सोचता रहा कि आपको यह घटना कैसे हुई, और इसी बारे में मैंने एक कविता भी लिखी है, मैं आपको सुनाता हूँ बोलकर वह लेखक को कुछ 4 शब्द इधर के उधर व्यंग्यात्मक रूप से उसे 3 लाइनें तुकबंदी के माध्यम से बनाकर लाई हुई वे उन्हें सुनाते हैं। कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। विदा करना मतलब उन्हें छोड़ाना। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी है तो जरूर तोड़ो, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। मतलब लेखक का मानना है कि ये जो लोग
हमें मिलने के लिए आते हैं, जो हमसे सद्भावना रखते हैं, हमसे जो प्रेम रखते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए आते हैं, जिनकी सहानुभूति कोरी सहानुभूति होती है, जो हमसे बदला लेने के लिए आते हैं, हमसे एक प्रकार से हमें तकलीफ